तो आज हम लोग फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनाल में हम लोग जानते हैं कि फिनॉलिक समूह OH होता है। तो फिनाल के OH समूह के कारण फिनाल किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, OH समूह जो होता है फिनालिक समूह, उस फिनालिक समूह के कारण जो है दो प्रकार की अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करता है। एक तो यह कि जो फिनालिक समूह है, जैसे फिनालिक समूह में क्या है, OH बंध है, तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिसमें ये OH बंध टूटेगा और H यहाँ से प्रतिस्थापित होगा, उसके जगह कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आएगा। तो एक इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। और दूसरा जो है, जानते हैं कि फिनालिक समूह किससे जुड़ा होता है, वो कार्बन से जुड़ा होता है। तो दूसरे प्रकार का जो अभिक्रिया होगी OH समूह के कारण या फिनालिक समूह के कारण, उसमें कार्बन और OH के बीच में या ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है, ये बंध टूटता है। तो OH समूह के कारण दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक में आपका OH आबंध का विदलन होता है और दूसरा जो है, दूसरे में C और OH के बीच में जो आबंध है, इस आबंध का विदलन होता है। जब इसका विदलन होगा तो OH फिनाल से क्या होगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और इसके स्थान पर दूसरा कोई परमाणु अथवा समूह आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिनाल के OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं क्या होंगी, किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी बताया गया कि अगर OH आबंध टूटेगा तो हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा और हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर दूसरा कोई परमाणु अथवा समूह आएगा। तो इसमें देखिए, पहला है अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनाल। तो फिनाल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, अम्ल की एक विशेषता होती है कि वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो प्रबल अम्ल होते हैं वे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि फिनाल दुर्बल अम्ल है तो वह केवल नीले लिटमस पेपर को लाल तो कर देता है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है। दुर्बल अम्ल होने के कारण यह केवल प्रबल क्षारकों से अभिक्रिया करता है या सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करता है। सक्रिय धातु का मतलब जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, तो यह या तो उन धातुओं से अभिक्रिया करता है या प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है। अब इसके अम्लीय गुण के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, जैसे फिनाल प्रबल क्षारकों से अभिक्रिया करके या फिनॉक्साइड लवण देता है। जैसे फिनाल की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अभी देखिए कहा गया ना कि इसमें क्या होगा, OH बंध टूटेगा तो H यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाता है और उसके स्थान पर यहाँ पर सोडियम आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, C6H5ONA और जो H निकलेगा OH से अभिक्रिया करके यहाँ पर ये जल बनाएगा। तो ये बन जाता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसलिए लिखा गया फिनॉक्साइड लवण। तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फिनाल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगर NaOH की जगह KOH लेंगे तो जहाँ पर Na लिखा है वहाँ पर K हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा पोटेशियम फिनॉक्साइड। इसी प्रकार से अगर फिनाल की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम धातुओं से कराया जाता है तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, उसके स्थान पर सोडियम आ जाता है, तो बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये तो अम्लीय प्रकृति था। हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं कि फिनाल में अम्लीय गुण पाया जाता है। तो एक तो आप कहेंगे कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और दूसरे और तीसरे में आप कारण दे सकते हैं कि यह क्षार से अभिक्रिया करके लवण देता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनाल में जो है अम्लीय गुण पाया जाता है। दूसरा हम लोग रिएक्शन देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, जिसका समान सूत्र होता है RMGX। ये समान सूत्र होता है RMGX। यहाँ पर R की जगह हम फेनिल समूह लें,
यहाँ पर R की जगह कोई एल्किल समूह ले लीजिएगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो जाएगा। तो यदि फिनाल की अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कराते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड विकर्मक की यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, R की जगह C2H5, X की जगह Br, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर से क्या होगा, H यहाँ से निकलेगा और MgBr उसकी जगह आ जाएगा और H जो निकलेगा वो C2H5 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर एथेन प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनाल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन, कौन सा एल्केन प्राप्त होगा वो डिपेंड करेगा कि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा एल्किल समूह लिए हैं। अगर C2H5 लिए हैं तो C2H6 बनेगा, अगर CH3 लिए हैं तो CH4 मेथेन बनेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया। देखिए ये फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग फिनाल के परीक्षण में भी करते हैं। फिनाल का परीक्षण करने के लिए हम उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन का प्रयोग करते हैं। यदि फिनाल में उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाया जाता है तो फेरिक हेक्साफिनॉक्साइड आयन, फेरिक हेक्साफिनॉक्साइड आयन, ये आयन प्राप्त होता है, आयन प्राप्त होता है जिसका कलर जो है बैगनी होता है। तो अगर मान ली फिनाल में अगर हम फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं और विलयन का रंग अगर बैगनी हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है वो आपका फिनाल है। क्यों? क्योंकि फिनाल फेरिक क्लोराइड से क्रिया करके फेरिक हेक्साफिनॉक्साइड आयन देता है और इसका रंग बैगनी होता है, इसलिए पूरे विलयन का रंग बैगनी हो जाता है। देखिए नीचे लिखा है इस अभिक्रिया का उपयोग फिनाल के परीक्षण के लिए किया जाता है। आगे गुण देखेंगे। एस्टिलीकरण, हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं एस्टिलीकरण क्या होता है। तो हम बताए हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एस्टिल समूह द्वारा होता है, एस्टिल समूह होता है CH3CO बॉन्ड, तो एस्टिल समूह द्वारा होता है तो इस क्रिया को हम एस्टिलीकरण कहते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, पिरिडीन की उपस्थिति में अगर फिनाल की अभिक्रिया हम एस्टिल क्लोराइड से या एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो जो फिनाल का हाइड्रोजन परमाणु है वह एस्टिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसे हम फिनाल का एस्टिलीकरण कहते हैं। देखिएगा रिएक्शन में, देखिए फिनाल एस्टिल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो होता क्या है यहाँ पर देखिए H यहाँ से प्रतिस्थापित होता है और इसके जगह COCH3 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अगर CH3CO यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा CH3COOC2H5। देखिए CH3COOC2H5, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3OCOCH3, इसी को कहते हैं फेनिल एसीटेट। और यहाँ पर जो H निकलेगा Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा। इसी प्रकार से हम एस्टिल क्लोराइड की जगह हम एस्टिक एनहाइड्राइड से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। देखिए एस्टिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे भी लिखते हैं या करके, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3CO का ट्वाइस O, तो इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम एस्टिल क्लोराइड की जगह एस्टिक एनहाइड्राइड से भी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको फेनिल एसीटेट ही प्राप्त होगा। जैसे ऊपर वाला उत्पाद प्राप्त हुआ था वैसे नीचे उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे H यहाँ से निकलेगा और COCH3 यहाँ पर आ जाएगा तो CH3COOC6H5 बनेगा, और जो H निकलेगा वो देखिए यहाँ CH3COO से जुड़ जाएगा। तो CH3COO में जब H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH एस्टिक अम्ल बन जाएगा। अब ये जो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है C6H5OCOCH3, इसको अगर हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसको हम गर्म करें तो इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। पुनर्विन्यास का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी अणु या यौगिक में कोई परमाणु अथवा समूह एक परमाणु से हट करके दूसरे परमाणु पर जाकर के जुड़ जाता है तो नया यौगिक प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर फेनिल एसीटेट है, बेंजीन पर OCOCH3 है। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से H निकलेगा, देखिए यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से COCH3 निकल जाएगा। H जो निकलेगा जाकर के O से जुड़ जाएगा।
और जो COCH3 जो यहाँ से हटेगा वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये देखिए चीज़ बनेगा OH COCH3। ठीक है, तो यह जो यहाँ पर H यहाँ से निकलेगा, COCH3 जो आएगा वो आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ये स्थिति होती है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, एक आपका आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग पर जब COCH3 जुड़ा रहता है तो उसको एसिटोफिनोन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जब फेनिल स्टेट को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका पुनर्विन्यास होता है और आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। इस पुनर्विन्यास को या इस रीअरेंजमेंट को हम फ्राइज पुनर्विन्यास भी कहते हैं। अगला गुण देखेंगे बेंजोइलीकरण। देखिए जैसे एस्टिलीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एस्टिल समूह द्वारा होता है, और बेंजोइलीकरण में क्या होता है, बेंजोइल समूह द्वारा होता है। जैसे एस्टिल समूह होता है CH3CO, उसी प्रकार से बेंजोइल समूह जो होता है C6H5CO। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह द्वारा होता है तो इस क्रिया को हम बेंजोइलीकरण कहते हैं। रिएक्शन सेम है लगभग ऊपर वाले की तरह। वहाँ पर पिरिडीन लिया गया था, यहाँ पर जो अभिक्रिया कराई जाती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, और जो वहाँ पर एस्टिल क्लोराइड लिया गया था यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया जाता है। तो जब भिनाल की अभिक्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर H परमाणु का प्रतिस्थापन माने हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन वो बेंजोइल समूह द्वारा होता है, मतलब C6H5CO यहाँ पर आ जाता है। तो बन जाएगा C6H5, देखिए C6H5O और फिर COC6H5। तो इसको हम कहते हैं फेनिल बेंजोएट। ठीक है, तो इस क्रिया को जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ, बेंजोइल समूह द्वारा हुआ, तो इस क्रिया को हम कहेंगे बेंजोइलीकरण, और परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, फेनिल बेंजोएट प्राप्त होगा। अगला देखिएगा एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है, जैसे एस्टिलीकरण है, बेंजोइलीकरण है, वैसे एल्किलीकरण है। एल्किलीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो सकता है। एक तो रिएक्शन ये है कि जब हम फिनाल की अभिक्रिया थोरिया, जिसको थोरियम ऑक्साइड बोलते हैं, THO2 थोरिया इसको बोलते हैं, तो थोरिया की उपस्थिति में जब फिनाल की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं तो फिनाल का जो H समूह है, फिनाल का जो H समूह है वह एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन वह एल्किल समूह द्वारा हो जाएगा, माने CH3 यहाँ पर आ जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें ईथर प्राप्त होगा। तो देखिए H यहाँ से निकलेगा और मेथिल समूह अगर आ जाएगा यहाँ पर तो C6H5OCH3। ठीक है, इसको हम एथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हैं और इसको हम एनिसॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यहाँ एल्किल समूह द्वारा हो सकता है, यहाँ पर इस अभिक्रिया के द्वारा भी हो सकता है। और दूसरी अभिक्रिया है कि पहले फिनाल को हम धातु फिनाक्साइड में बदल दें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो H यहाँ से हटेगा और सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होगा। अब इस सोडियम फिनाक्साइड की अभिक्रिया हम हाइलो एल्केन से करा दें या एल्किल हैलाइड से करा देंगे तो हमको ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, Na यहाँ से हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, C6H5OCH3, जो Na हटेगा वो Br से अभिक्रिया करके NaBr या सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्किलीकरण देख सकते हैं। अगला गुण देखेंगे जिसमें फिनाल का जो एक कार्बन और OH के बीच में बंध है वो बंध टूटेगा और नए नए यौगिक हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया जाए तो यहाँ से देखिए OH पूरा हट जाएगा। पहले अभी हाइड्रोजन पर O और H के बीच में बंध टूट रहा था तो हाइड्रोजन निकल रहा था यहाँ से, अब कार्बन और OH के बीच में जो बंध है वो बंध टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, OH यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जो H निकलेगा OHCl से क्रिया करके HCl बनाएगा और यहाँ PCl3 बचेगा जो O से क्रिया करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा। और यह जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है अगर फिनाल अधिक मात्रा में है
तो यह जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो फिर फिनाल से अभिक्रिया करके ट्राइफेनिल फास्फेट यहाँ पर बनाएगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा फास्फोरस पेंटासल्फाइड से अभिक्रिया, P2S5 से अभिक्रिया। तो यहाँ भी देखिएगा फास्फोरस पेंटासल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर यहाँ जो OH है, यहाँ से OH की जगह SH आ जाता है। OH यहाँ से हटेगा और SH आ जाएगा। ठीक है, माने O यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आपका S आ जाएगा, और जो O होगा वह S यहाँ पर आ जाएगा, S यहाँ पर चला जाएगा और O यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5SH। इसको कहते हैं हम थायोफिनाल। देखिएगा OH रहता है तो फिनाल, और कहीं भी ऑक्सीजन की जगह अगर कोई सल्फर परमाणु आ जाता है तो वहाँ पर थायो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये बन जाएगा थायोफिनाल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगला देखेंगे जिंक के साथ अभिक्रिया। तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर O यहाँ से निकल जाता है, और O अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, C6H6, यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होगा, और जो O है जिंक से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो फिनाल की अभिक्रिया अगर हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर कराते हैं तो यहाँ से OH ग्रुप हटता है, और जानते हैं कि इसमें एमाइड ग्रुप है, जैसे H+ और NH2 है, तो OH यहाँ से निकलेगा और NH2 आ जाएगा। जो OH निकलेगा OH से अभिक्रिया करके जल बनाएगा, और NH2 यहाँ पर जोड़ करके C6H5NH2 बेंजीन पर, अगर बेंजीन रिंग पर अगर NH2 जुड़ जाता है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें फिनाल से एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस जिंक क्लोराइड की जगह अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड लेते हैं या अमोनियम सल्फाइड लेते हैं तो अभिक्रिया वही होती है, मतलब OH यहाँ से हटता है और NH2 समूह यहाँ पर आ जाता है और एनिलीन ही प्राप्त होता है। लेकिन इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम से जानते हैं जिसको हम बचरर अभिक्रिया कहते हैं, बचरर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग अभी फिनाल के आधे गुण के बारे में देखे हैं, जिसमें फिनाल का OH समूह, फिनालिक समूह भाग लिया है। आगे हम लोग जब अगले वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम लोग बेंजीन रिंग किस प्रकार से उसमें भाग लेता है फिनाल का, उसका जो है किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।